फिर से हार्दिक स्वागत है हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का। आज हम यूनिट 9 का निबंध 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और इसका प्रकाशन 1884 ईस्वी में होता है। अब भारत की उन्नति कैसी हो सकती है, आज हम ये निबंध पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचित भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। यह एक सांस्कृतिक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसका प्रकाशन 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में होता है। हरिश्चंद्र चंद्रिका एक प्रकार से स्त्री संबोधन करने वाली पत्रिका थी। तो यहाँ पर इसका विषय क्या है, भारत की एक सांस्कृतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। वस्तुतः यह निबंध प्रकाशन पूर्व ही बलिया के दादरी मेले में सन 1884 ईस्वी में आर्य देश उपकारिणी सभा में भारतेंदु जी ने भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि भारतेंदु जी की कौन सी निबंध प्रकाशन वर्ष से पहले ही कौन सा मेला में प्रस्तुत किया था। तो बलिया के दादरी मेले में। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? दादरी मेले में, है ना। दादरी, बलिया के दादरी मेले में इसको प्रस्तुत किया गया था। इस कारण इस निबंध को बलिया का व्याख्या नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? बलिया का व्याख्यान नाम से भी इसको संबोधित किया गया है या जाना जाता है। गौरतलब है कि ये बलिया के दादरी मेले भारत का सबसे बड़ा मवेशी मेला में दूसरा स्थान रखता है। मतलब वो जो दादरी बलिया मेला है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है या है। भारतेंदु जी का यह भाषण बहुत प्रसिद्ध रहा। इस बलिया के लोगों को संबोधित किया गया है। इस निबंध में भारत के लोगों की खामियां, उसको सजग करना, ब्रिटिश सत्ता पर व्यंग तथा उसके कार्यों की सराहना आदि का काम इसमें किया गया है। मतलब भारत के लोगों की जो आलसीपन रहता है और छल के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार काम करती है, उसको यहाँ पर इस चीज को इस निबंध में दिखाया गया है। इस निबंध में भारतवर्ष की उन्नति बाधक आलस्य पर करारा व्यंग किया गया है। हम लोग कहते हैं कि अरे यार रुको ना कुछ देर, उसके बाद करेंगे या कल करेंगे, ये सब क्या है? आलसीपन है। और इसी पर करारा व्यंग इस निबंध में दिखाया गया है। साथ ही लेखक ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि लोगों को इंग्लैंड से कर्मशीलता की सीख लेनी चाहिए, यह सलाह दी है। मतलब हम लोग कैसे कर्मशील होना चाहिए, कैसे अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, इस चीज को दिखाया गया है। निबंध में धर्म की उन्नति सर्वोपरि माना गया है। किसको? धर्म को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्म को उन्नति का सर्वोपरि माना गया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की सलाह दी गई है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की सलाह दी गई है। सामाजिक, भारतेंदु जी ने इस निबंध में पेंशन मतलब पेंशन, वजीफा, नौकरी, लालच छोड़कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भर पर बल दिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पर यहाँ पर जोर देते हैं? स्वरोजगार पर, है ना। स्वरोजगार पर, आत्मनिर्भरता पर यहाँ पर सबसे अधिक बल देते हैं। आगे कहता है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का विश्वास करते हुए अपनी भाषा को क्या विश्वासवान करते हुए अपनी प्रतिष्ठित किया गया है ना। ये जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा विश्वासवान करते हुए अपनी भाषा को प्रतिष्ठित करना चाहिए। मतलब देसी भाषा को यहाँ पर प्रमोशन या फिर आगे बढ़ावा देना चाहिए। इस निबंध में भारतेंदु जी ने जाति, धर्म, संप्रदाय का भेदभाव मिटाने के लिए का संदेश भी इसमें प्रदान करते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि जाति पाति और
जो भेदभाव संप्रदाय है ये हम सभी को उन्नति नहीं करने देगा। इस निबंध की शुरुआत छोटे से नगर बलिया में एक जगह लगभग सभी लोगों के इकट्ठा होने और भाषण को सुनने से होता है। मतलब ये कहाँ होता है? एक मेले के पास होता है जहाँ पर ये सब भाषण देते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तत्कालीन बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट साहब राय बहादुर, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उस समय के कलेक्टर कौन थे। तो रॉबर्ट साहब राय बहादुर इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जिसकी तुलना अकबर से की गई है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे तुलना किया है, तो अकबर से तुलना की गई है। तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल का तुलना क्रमशः अबुल फजल और टोडरमल से लेखक ने किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल की तुलना किससे किया गया है? अबुल फजल और टोडरमल से की गई है। भारतेंदु ने इस निबंध में 3 मेढक से बातचीत के द्वारा हिंदुस्तान की प्रजा की दशा का वर्णन किया है। तो किससे तुलना करता है? 3 मेढक से, 3 फ्रॉग। यहाँ पर 3 मेढकों के एक ऊपर बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोकसोक, बीच वाला बोला गमसम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। देखिए इसे बनाया है, इतना अच्छा है। 3 मेढक में से पहला ऊपर वाला क्या बोलता है? ऊपर वाला कहता है कि जोकसोक, बीच वाला कहता है गमसम, सबके नीचे वाला कहता है कि गए हम। सो हिंदुस्तान का प्रजा ही यही दशा है, गए हम, मतलब आलसीपन के कारण ये यहाँ बोलता है कि हम गए। कहता है कि हिंदुस्तान की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए भारतेंदु जी की भागवत श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं। अच्छा, भागवत श्लोक का उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, मतलब मनुष्य जो जन्म मिलता है वो 84 जन्मों के बाद मिलता है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, रेयर में। सो मिला है, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, मतलब सबके ऊपर वहाँ पर वो मेहरबानी है, फिर भी आदमी काम करने के लिए क्या करता है? आलसीपन करता है। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। कहता है कि इतना सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद भी, इतना सरल काम होने के बाद भी अगर आदमी काम नहीं करेगा तो फिर उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। भारतेंदु जी अंग्रेजों के राज्य को अच्छा बताते हुए हिंदुस्तानियों की उन्नति ना करने को सबसे बड़ा अभाग्य या परमेश्वर का कोप बताते हैं। मतलब कहता है कि अंग्रेजी राज तो यहाँ पर सबसे अच्छा था, मतलब क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे, है ना, दूसरे देश में ही, लेकिन यहाँ पर मेहनत करते थे। लेकिन हिंदुस्तानियों की उन्नति ना करने की सबसे बड़ा अभाग्य या परोपकारी एक प्रकार से पाप बताते हैं। वे कहते हैं अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक, काठ के उल्लू और पिंजड़े के गंगाराम ही रहे हैं, मतलब हम मेढक ही रहे हैं और काठ के उल्लू ही रहे और पिंजड़े के गंगाराम ही रहे हैं, फिर हमारा कमबख्त की फिर कमबख्त की ही है। मतलब हम सब कुछ मिलने के बाद भी हम उल्लू ही रह गए, मेढक ही रह गए और गंगाराम ही रह गए पिंजरे के अंदर ही, उससे अब बाहर निकले ही नहीं। इसके माध्यम से भारत के लोगों के ऊपर व्यंग किया जा रहा है। बताते हैं कि इस निबंध में भारतेंदु जी ने आलस्य को बढ़ते देख मलुकदास ने निम्न दोहों पर उद्धृत किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अजगर करे ना चाकरी, पंजी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। मतलब खाने पीने वाले हजारों हैं और घर में परिवार में कमाने वाले एक हैं, और उसी को हम लोग टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि कब कमा के लाएंगे तो खाएंगे, सबको मेहनत करना तो है नहीं। भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए इसकी तुलना दरिद्र कुटुंबी द्वारा अपनी इज्जत बचाने से और लाजवंती बहू के फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाए रखने से की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या करते हैं यहाँ पर? भारतेंदु ने हिंदुस्तान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए, मतलब कैसे ही भारत की स्थिति कैसी है
उसका तुलना करता है दरिद्र कुटुंबी से अपनी इज्जत बचाने के लिए। और लाजवंती बहू, लाजवंती एक पौधा जो होता है, उसके फटे कपड़ों से अपने अंगों को छिपाए रखने से की है यहाँ पर उसकी तुलना। भारतेंदु जी ने मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमता जा रहा है ना, मतलब कम होते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन पैसा रुपया कम होते जा रहा है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की उन्नति के बारे में बताते हैं कि उसके यहाँ धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है, मतलब आपस में धर्म और राजनीति दोनों मिली हुई है। इसी कारण उसकी दिन दिन उन्नति होती रहती है। निबंध में भारतीय त्योहारों को मनाने के पीछे उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए स्वाभाविक धर्म को परमेश्वर के चरण कमल का भजन कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमेश्वर का चरण कमल का भजन किसे कहा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, त्योहारों के मनाने के पीछे का उद्देश्य है ना, स्वाभाविक धर्म को। भारतेंदु इस निबंध में हिंदू के अलावे मुस्लिम तथा अन्य मजहबों के लोगों को भी आलस्य त्यागने की अपील की गई है। मतलब सबको यहाँ पर एक प्रकार से अपील करते हैं, सलाह देते हैं कि आलस्य हम सभी को त्याग देना चाहिए। भारतेंदु जी ने भारत उन्नति के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, जैन आदि सभी को एकजुट होकर रहने की सलाह देते हैं या करते हैं, सलाह रहने की बात करते हैं। भारतेंदु जी भारत का पैसा विदेशों से जाने से चिंतित होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा भारत का पैसा विदेश में जाता है कि जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, और वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी और अमेरिका को जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पर देश को एकता में रहने के साथ साथ इसको बचाने के लिए भी बात इसमें कहते हैं। निबंध में हिंदुस्तानियों द्वारा पहने गए पोशाकों को विदेशी बताते हुए, मतलब विदेशी पोशाक पहने हुए हैं कि मार्किन की धोती अमेरिका से आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्किन की धोती कहाँ से आती है, अमेरिका से आती है। लकलाट का अंगा इंग्लैंड का है, कंगी फ्रांसीसी की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तथा अगरबत्ती जर्मनी की है, तो चर्बी की बनी हुई है। अगरबत्ती कहाँ आती है, जर्मनी से आती है, जो किससे बनी होती है, चर्बी से। निबंध के अंत में भारतेंदु भारत की उन्नति कैसे हो सकती है सीख देते हुए कहते हैं कि जिसमें तुम्हारी भलाई हो वही किताब पढ़ो। वो एक डिजायर या अपना इच्छा प्रकट करते हैं, बताते हैं कि कैसे उन्नति किया जा सकता है। जिसमें तुम्हारी इच्छा हो वही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति रखो। मतलब अपने देश का ही सब कुछ यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। वस्तुतः इस निबंध से जो निष्कर्ष निकलता है वो मुख्यतः यह है कि देश की व्यवस्था है, मतलब मजबूरी है। आलस्य में मनुष्य इतना फंस गया है कि उससे निकलना मुश्किल ही है। भारतीय अमीरों की सोच, आलस्य और नींद का त्याग नहीं हो पाना, धर्म का सही अर्थ का ज्ञान, स्वदेशी वस्तु भाषाओं का उपयोग और प्रयोग, ये सब मूल कारण है भारत ना उन्नति होने का। देश का विकास, आपसी वैर त्याग, एकत्व भाव, धर्म की उन्नति, हिंदुस्तान की दशा का वर्णन आदि इसका प्रमुख कारण है। भारतेंदु की इस निबंध की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। शुरुआती खड़ी बोली का असर है, इसमें प्रभावशाली व्यंग्यों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में प्रवाह उत्पन्न होता है। ये जो हम सभी पढ़ रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सटीक और कम समय बेहतर तैयारी का एक नोट्स है, जो कि काफ़ी
इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। इसका जो प्रमुख प्रमुख कथन है यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कि इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है ना। मतलब अपने आप अगर जो हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी हैं। क्या है? रेलगाड़ी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किस निबंध से उद्धृत है? हमारे देश के लोग क्या है? रेलगाड़ी हैं। जिधर चाहा एक आदमी चल दिया, वैसे ही एकदम उधर ही सब आदमी चल दिया, भेड़ी जैसा, है ना। इसलिए रेलगाड़ी से इसको तुलना किया गया है। हिंदुस्तानी लोगों की कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकता है। मतलब भारत के पास सब कुछ है, बुद्धि है, ज्ञान है, स्किल है, पैसा है, लेकिन इसे चलाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रकार से व्यंग करते हैं, करारा व्यंग। क्या करते हैं? करारा व्यंग यहाँ पर इसको करते हैं। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का समान प्रकार मिलता है। अवसर पाकर भी हम लोग को जो इस समय उन्नति ना हो करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का ही कोप है। मतलब उसी का ही यहाँ पर कारण है, जो कि सब कुछ होते हुए भी हम लोग इसका डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता है फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। ये तो देख ली तो ऊपर। वही दशा हिंदुस्तान की है। त्योहार की तुम्हारी म्यूनिसिपलिटी है। शौक तिलपी से मुझे गुल की जो दिछर था, वह ना हमने गुलस्तां का सबक याद कभी किया। कहने का मतलब है यहाँ पर, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार था, मतलब हमको जो आपसे इच्छा थी, शौक थी, ना किया हमने गुलस्ता का सबका याद कभी। अब इतना आलस बढ़ गया है कि अब धीरे धीरे वो अब टूटने लगा है। तो ये जो हम लोग देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और हमारे जीवन की दृष्टि से भी। तो मिलेंगे दोस्तों जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।